यूक्रेन की रणनीति है रूस की वॉर फंडिंग को पूरी तरह ध्वस्त करना और इसीलिए रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के लिए इंटेलिजेंस यूरोप दे रहा है। इससे रूसी वॉर मैकेनिज्म और इकोनॉमी दोनों पर असर पड़ने लगा है। पुतिन ने इस रणनीति को नाकाम करने के लिए कामचत्का से काला सागर तक बारूदी तैनाती कर दी है और बहुत जल्द रूसी सेना यूरोप के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। देखिए कैसे रूस की रिफाइनरियां ध्वस्त हो रही हैं और कैसे रूस यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये रूस के खिलाफ यूरोप और यूक्रेन के संगठित युद्ध का सबसे भीषण चरण है। यूरोप ने युद्ध की दशा और दिशा उलटने के लिए यूक्रेन को शक्ति आपूर्ति की है। और रूसी बारूद से रूसी जमीन पर यूक्रेन की सेना विध्वंसक हमले कर रही है। एक तरफ यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका के अलग अलग नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दिए जाने पर मंथन हो रहा है और दूसरी तरफ रूस की जमीन पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। फ्रंटलाइन से लेकर रूसी शहरों तक यूक्रेन यूरोप से मिला बारूद बरसा रहा है। बीती रात यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर जबरदस्त हमले किए हैं। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क प्रांत में यूक्रेन ने ड्रोन बरसाए। डोनेस्क में रूस का एक हथियार डिपो जलकर खाक हो गया। ज़ेपोरिज़िया में जहां रूसी सेना कब्जे के लिए जंग लड़ रही है, वहां भी यूक्रेन ने कामिकाज़ी और एफपीवी ड्रोन हमले किए हैं। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के हमले से रूस का $40 मिलियन का बक एयर डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हो गया। ज़ेपोरिज़िया के रूसी मोर्चों पर यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से बम वर्षा भी की। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमलों से कई रूसी पोस्ट तबाह हो गई। रूस के प्रांत रोस्तोव में अजोव शहर के पास यूक्रेन के हमलों से आग भड़क गई। रूस के पर्म क्षेत्र में यूक्रेन ने एक केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में केमिकल प्लांट का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। यूक्रेन ने कहा है कि यहां एक्सप्लोजिव कंपोनेंट बनाए जा रहे थे। यूक्रेन रूस के उन अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है जो उसकी सेना के लिए जरूरी सामानों का निर्माण कर रहे हैं या फिर रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन लगातार रूस के ऑयल पंपिंग स्टेशन और रूस की ऑयल रिफाइनरियों को टारगेट बना रहा है। बीती रात भी यूक्रेन ने किरीशी ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और 14 सितंबर की रात को यूक्रेन ने लेनिनग्राद में रूस की किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन रिफाइनरी की क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट पर गिरे। रूस की यह रिफाइनरी वॉर फ्रंटलाइन से 800 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि रूस की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन सालाना है, जो अब बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन ने अगस्त और सितंबर में रूस की ऑयल रिफाइनरियों, ऑयल डिपो और ऑयल पंपिंग स्टेशन पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। ये रूसी अर्थव्यवस्था की इकलौती रीढ़ बची है और यूक्रेन यूरोप के इशारे पर इन्हें तबाह कर रहा है ताकि वॉर फंडिंग रोकी जा सके।
अगस्त 2025 में यूक्रेन ने 45 बार रूसी ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 22 ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो और LPDS यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टारगेट बने। 6 मिलिट्री कारखाने तबाह हुए, 3 पोर्ट और वेयर हाउस को नुकसान पहुंचा, जबकि 2 एयरफील्ड पर भी यूक्रेनी ड्रोन गिरे। रूस की करीब 42% तेल उत्पादन क्षमता इन हमलों से प्रभावित हुई। इससे रूस के 10 इलाकों में तेल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ ऊर्जा ठिकाने ही नहीं बल्कि सामरिक ठिकानों पर भी बीती रात जबरदस्त हमले किए गए। तो यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया के फियोदोसिया में ड्रोन हमले किए। ये हमले रूस के रडार स्टेशन पर किए गए। इससे रूस का एडवांस कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो गया। ड्रोन हमलों से आग भड़की और बड़े इलाके में फैल गई। इस आग के दायरे में आकर रूसी हथियार डिपो जलने की आशंका भी जताई गई है। इस महीने यूक्रेन ने क्रीमिया के सामरिक ठिकानों पर तीसरी बार हमले किए। यूक्रेन और यूरोप के इन हमलों का जवाब रूस काला सागर से फ्रंट लाइन तक दे रहा है। पुतिन ने अपनी थल सेना और नौसेना की रणनीति में 180 डिग्री परिवर्तन कर दिया। रूस ने पूर्वी फ्रंट लाइन पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। रूस ने बीते 3 दिन में यूक्रेन के 7 नए इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही समंदर में भी अपनी रणनीति बदल दी। कामचत्का सागर से काला सागर तक रूसी एंटी नेवल ड्रोन जाल तैयार कर रही। काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह काटने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। रूस की रणनीति है पूर्वी यूक्रेन में अपने लक्ष्य जल्द पूरे करना। उसके बाद नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक यानी बाल्टिक सागर से सटे देशों पर ऑपरेशन तेज करना। रूस ने तय कर लिया है कि युद्ध अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला। अब उन सब देशों को टारगेट किया जाएगा जो सोवियत रूस का हिस्सा थे। यही रणनीति विश्व युद्ध का आधार बनने की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप में पुतिन की नई रणनीति से खौफ का विस्तार हो गया है। अब पूर्वी यूरोप के अलावा पश्चिमी यूरोप के देशों को भी डर है कहीं रूस मिसाइल स्ट्राइक न कर दे, क्योंकि रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार कर ली है। मिसाइलों को न्यूक्लियर बेस पर तैनात किया जा रहा है, यानी यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए यूरोपीय देश एकजुट होकर न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहे हैं। इन घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं रूस नेटो में टकराव कभी भी परमाणु विध्वंस में बदल सकता है। बेलारूस की धरती से छोड़ी जा रही हर एक मिसाइल यूरोप को तीसरे विश्व युद्ध के बारूदी बवंडर के नजदीक ले जा रही है। बेलारूस की जमीन से उड़ रहा हर एक फाइटर जेट बता रहा है कि रूस कितना आक्रामक हो चुका है। टैंकों की बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर तैनाती बता रही है कि क्रेमलिन से हुआ एक फरमान बाल्टिक देशों में तबाही का तूफान ला देगा। बेलारूस में रूस के विध्वंसक हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा दी गई। इस बार जपार्ड युद्ध अभ्यास पहले हुई वॉर ड्रिल से एकदम अलग है, क्योंकि यूरोप में रूस और नाटो में टकराव बढ़ रहा है। इसीलिए पुतिन की सेना बेलारूस के साथ मिलकर तबाही लाने का अभ्यास कर रही है। जपार्ड ड्रिल में रूस ने 3 विध्वंसकारी मिसाइलों को उतारा है। इस्कंदर मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, ऑनिक्स मिसाइल जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है, जिरकॉन मिसाइल जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये तीनों मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यानी रूस सीक्रेटली न्यूक्लियर ड्रिल भी कर रहा है।
जिसका अंदाजा नाटो को है, तभी वो बार बार अमेरिका से रूस पर अंकुश लगाने के लिए कह रहा है। पुतिन के मिशन की डिटेल सामने आने से पेंटागन तक हलचल मची हुई है। इसी वजह से नाटो ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है। अगर रूस ने बाल्टिक देशों पर हमला किया तो पलटवार में नाटो बेलारूस पर हमला कर सकता है। यानी बाल्टिक देश और बेलारूस इस वक्त एपिसेंटर बने हुए हैं, जबकि पोलैंड भी सहमा हुआ है, क्योंकि रूस ड्रोन भेजकर तबाही का संकेत दे चुका है। यूरोप में पुतिन के टारगेट सिर्फ बाल्टिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तक भी हमला कर सकते हैं। इस खौफ को नाटो चीफ बता चुके हैं, जिस पर यूक्रेन के यूएन प्रतिनिधि ने भी संयुक्त राष्ट्र में मोहर लगा दी। अब पुतिन के नए प्लान से यूरोप में बड़ा टकराव होने के संकेत मिल रहे हैं। तो बाल्टिक देशों को खतरा है, रूस बेलारूस की जमीन से हमला कर सकता है। अब बेलारूस को घेरने के लिए नेटो ने 4 फ्रंट पर तैयारी की। पहला मोर्चा बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर है, जो 1084 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा मोर्चा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर है, जो 418 किलोमीटर लंबा है। 640 किलोमीटर लंबा बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर है, जो तीसरा मोर्चा है, जबकि चौथा फ्रंट बेलारूस लातविया बॉर्डर है, जो 173 किलोमीटर लंबा है। रूस बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। विध्वंसक हथियारों की तैनाती की गई है। ज़पैड ड्रिल के जरिए धमकी दी जा रही है। पैराशूट बटालियन हमले को तैयार है। एयरबेस वॉर रेडी किए गए। परमाणु ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगाए गए। दूसरी तरफ नेटो ने घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस को जवाब देकर रहेगा नेटो। नेटो के टारगेट पर बेलारूस है और 4 फ्रंट से बेलारूस की घेराबंदी की जा रही है। यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। पोलैंड में नेटो के हथियार तैनात किए गए। लिथुआनिया में नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। यूक्रेन के राजदूत आंद्रेई मेलनिक ने यूरोप में फैल रहे एक बड़े खतरे के बारे में यूएन को बताया, जिसमें आंद्रेई ने कहा, आपके चेहरे पर थूका जा रहा है और आप विनम्रता से कह रहे हैं ये एक बारिश है। यूक्रेन के बाद पोलैंड में रूस ने ड्रोन भेजकर न सिर्फ यूरोप बल्कि सुरक्षा परिषद का मजाक उड़ाया है। यूक्रेन की तरफ से यह बयान पोलैंड में रूसी ड्रोन पहुंचने के बाद आया है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पोलैंड भी आक्रोशित है कि रूस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यूरोप में खौफ का दायरा इतना ज्यादा है जिसका अंदाजा नाटो को भी नहीं था। सिर्फ 5 मिनट में ही रूस की मिसाइल यूरोप में कहीं भी तबाही मचा सकती है। ये पुतिन का नया ब्लूप्रिंट है। पुतिन सिर्फ बाल्टिक और नॉर्डिक तक नहीं रुकने वाले, बल्कि वो उन तमाम देशों पर हमला कर सकते हैं जो यूक्रेन को हथियार भेजकर बाहुबली बना रहे हैं। लेकिन पुतिन ने सोच लिया है अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसीलिए यूरोप के 3 शक्तिशाली देश रूस के टारगेट पर E5 देश है। पहला टारगेट ब्रिटेन, दूसरा टारगेट फ्रांस, तीसरा टारगेट जर्मनी है, चौथा देश स्पेन और 5वां देश इटली है। ये 5 देश मिलकर ही रूस को यूक्रेन में लंबे वक्त तक उलझा कर रखना चाहते हैं। ये देश पूर्वी यूरोप में नहीं पड़ते हैं। 3 देश पश्चिमी यूरोप और 2 देश दक्षिणी यूरोप में हैं। यानी रूस कितनी दूर तक हमले की सोच रहा है, जबकि अभी तक लग रहा था कि सिर्फ पूर्वी यूरोप में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर हमला कर सकता है। हालांकि नाटो ने रूस को धमकाने के लिए लिथुआनिया में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ग्रैंड ईगल, जो जपाट का जवाब है। जबकि पोलैंड में पहले ही नाटो ने सुरक्षा चक्रव्यूह बना लिया है। यानी हालात काफी तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों तरफ से किसी ने भी एक गलत कदम बढ़ाया, यूरोप को एटमी महाविनाश से कोई नहीं रोक सकता।
और रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं, जिसमें ऑरेनबर्ग में यास्नी एक आईसीबीएम बेस है जहां 900 न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तैनाती है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मुर्मंस्क में गेटजिएवो एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है और यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है, जबकि बैरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचाटका मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है, यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। रूस के तेवर कितने आक्रामक हैं और उससे यूरोपीय देशों में कितना खौफ है, ये नाटो का सुरक्षा घेरा बता रहा है। नाटो लगातार उन देशों में डिप्लॉयमेंट कर रहा है जहां रूस कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। यही वजह है पिछले महीने में बाल्टिक देशों में 3 युद्ध अभ्यास नाटो ने किए। मई में ग्रिफिन लाइटनिंग वॉर ड्रिल, जिसमें बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जून में आयरन वुल्फ युद्ध अभ्यास, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भाग लिया था। और अब ग्रैंड ईगल के नाम से वॉर ड्रिल चल रही है। जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश शामिल हैं। इसके अलावा नाटो देश एकजुट होकर रूस से मुकाबले की तैयारी में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है पुतिन पश्चिम की परीक्षा ले रहे हैं। उनकी धमकियों के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट है, जबकि फ्रांस ने कहा है हम सभी यूरोपीय देश पोलैंड में रूसी ड्रोन जैसी घटना फिर नहीं होने देंगे। जर्मनी की तरफ से कहा गया है हम मजबूती से साथ हैं, रूस को जल्द इसका पता लग जाएगा। दरअसल यूरोप की इस घबराहट की वजह रूस के परमाणु ठिकाने हैं, जो रूस सीक्रेट जगह पर बना रहा है। लेकिन कैलिनिनग्राद में से आई परमाणु मिसाइलों की तस्वीरें बता रही हैं कि रूस कैलिनिनग्राद में बड़ी तैयारी कर रहा है, जो सीधे तौर पर बाल्टिक देशों के लिए बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। पहले पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई तो माना गया कि यह रूसी सेना की ये भूल हो सकती है, लेकिन पोलैंड में 1-2 नहीं बल्कि 19 ड्रोन घुस चुके हैं। इसके बाद रोमानिया में रूसी ड्रोन से दहशत मची। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यह रूस के युद्ध विस्तार की तैयारी है। पोलैंड और रोमानिया अपनी सुरक्षा की तैयारियों में जुटे, लेकिन अब खबर लिथुआनिया से आई है। यहां रूसी फाइटर जेट्स ने घुसपैठ की। नेटो के एयर स्पेस में ये रूसी विमान अपना रडार ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करके घुसे थे ताकि लिथुआनिया के रडार पर नजर ना आ सके। इन तीनों घटनाओं के बाद नेटो ने महासंग्राम की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया के ताकतवर देशों की सेना में गिनी जाने वाली रूसी फौज क्या बार बार गलती कर रही। ओरेशनिक जैसी मिसाइल बनाने वाले देश में क्या ऐसे नौसिखिए ड्रोन ऑपरेटर हैं कि 19 ड्रोन पोलैंड में चले गए, फिर ड्रोन भटककर रोमानिया पहुंचने लगे। लेकिन अब जो घुसपैठ हुई है वो रिमोट से चलने वाला ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर जेट। यानी पहले पोलैंड में 19 ड्रोन गिरे, फिर रोमानिया में ड्रोन की घुसपैठ हुई। इन दोनों देशों में सतर्कता बढ़ी तो रूसी जेट लिथुआनिया में घुसा। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को रूसी फाइटर जेट अचानक लिथुआनिया के एयर स्पेस में आ गया। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ की वजह से लिथुआनिया की सेना हाई अलर्ट पर थी। रूसी विमानों को खदेड़ने के लिए तुरंत नाटो के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। इसे पायलट्स की गलती नहीं माना जा रहा, क्योंकि सवाल है कि रूसी फाइटर जेट का रडार ट्रांसपॉन्डर बंद क्यों था। रूसी फाइटर जेट का फ्लाइट प्लान क्यों नहीं था। रूसी जेट खुद को रडार से क्यों छिपाना चाहते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस नाटो की सतर्कता और जवाब देने की क्षमता का टेस्ट कर रहा है।
और हो सकता है ये रूस के अगले वॉर प्लान का हिस्सा। बेलारूस में पहले युद्ध अभ्यास का ऐलान किया गया, रूसी हथियार और सैनिक भेजे गए और उसी के बाद से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ की शुरुआत हुई। रूस पर बड़ी साजिश का शक इसलिए भी क्योंकि बेलारूस के बाद कैलिनिनग्राद में मिसाइलों की तैनाती शुरू की गई। यह इलाका पोलैंड के बिल्कुल करीब है। नाटो ने युद्ध के खतरे को भांपते हुए पोलैंड में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। पोलैंड में हथियारों की तैनाती हो रही है। विदेशी सेना को पोलैंड आने की मंजूरी मिली। जल्द कई देशों से सेना पोलैंड पहुंचने वाली है। अब तक जो भी हुआ है उससे जाहिर हो रहा है कि यह रूस का यूरोप से सीधे युद्ध का प्लान हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन ने यूएसएसआर मिशन की शुरुआत कर दी। तो सवाल यही है कि क्या रूस का मिशन शुरू हो चुका है और नेटो से युद्ध होने वाला है? क्योंकि सबसे पहले रूस ने पोलैंड को टारगेट बनाया, जहां 19 ड्रोन भेजे गए। इसके बाद रोमानिया में ड्रोन की घुसपैठ हुई। दूसरे टारगेट से हड़कंप मचा ही था कि लिथुआनिया में भी रूसी जेट्स की एंट्री हो गई और नेटो के विमानों को रोमानिया की तरह ही टेक ऑफ करना पड़ा। अब वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। क्या लातविया में भी ऐसा ही होगा? यह रूस का अगला टारगेट बनेगा? क्या एस्टोनिया में भी ड्रोन भेजकर रूस नेटो को चुनौती देने वाला है? युद्ध का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पोलैंड के बिल्कुल करीब युद्धाभ्यास के नाम पर रूसी सेना की भारी तैनाती है। पोलैंड की सीमा के करीब रूसी सेना की कई टुकड़ियां मौजूद हैं। युद्धाभ्यास में रूसी हथियार और फाइटर जेट्स भी आए हैं, लेकिन नेटो को युद्ध का शक इसलिए है कि सिर्फ बेलारूसी नहीं, कैलिनिनग्राद में भी रूस तैनाती बढ़ा रहा है। कैलिनिनग्राद में स्कैंडर मिसाइलों की तैनाती की गई है और ऐसे में सवाल है कि क्या यह सब पोलैंड पर हमले के लिए हो रहा है? क्या इन्हीं दो मोर्चों से हमले होंगे? अब तक युद्ध में पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा था। लेकिन युद्ध काल में ड्रोन वॉर में यूक्रेन का लोहा अमेरिका भी मान चुका है। अब पोलैंड भी ड्रोन से जंग लड़ने में यूक्रेन से मदद ले रहा है। पोलैंड में यूक्रेन के एक्सपर्ट मंगवाए गए। यूक्रेनी एक्सपर्ट पोलैंड की सेना को ट्रेनिंग देंगे, रूसी ड्रोन को गिराने का तरीका सिखाएंगे। यूक्रेन हर दिन 100 से 200 ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। हर दिन रूस के ड्रोन गिराए जाते हैं, इसलिए पोलैंड ने यूक्रेनी विशेषज्ञों से मदद ली। फिलहाल सुरक्षा के लिए राफेल जेट्स की तैनाती कर दी। राफेल एयर टू एयर मिसाइलों से लैस और पोलैंड बेलारूस की सीमा पर कई बार गश्त लगा रहे हैं। कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं। इस बीच पोलैंड में लगातार नाटो के हथियारों का आना जारी है। अब तक कई कार्गो विमान पोलैंड में लैंड हो चुके हैं। और पोलैंड में नेटो के कार्गो विमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नेटो के विमानों के आने की रफ्तार बहुत तेज है। सिर्फ 24 घंटे में ही 40 कार्गो विमानों की लैंडिंग हो चुकी है। 14 सितंबर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक नेटो ने एक AN-124 कार्गो विमान भेजा है। इस विमान ने नॉर्वे के ओस्लो से उड़ान भरी। कई घंटे तक हवा में रहने के बाद विमान पोलैंड के जेसोफ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा से भी पोलैंड के लिए कई कार्गो विमानों को रवाना किया गया। ये तमाम विमान नेटो के बेस से पोलैंड के लिए रवाना किए गए थे।
जर्मनी में भी नेटो का बेस है और हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है। यहां से भी कई कार्गो विमान पोलैंड के लिए रवाना किए गए। चेक रिपब्लिक से हथियारों की सप्लाई की गई है, इसलिए यहां के कार्गो विमानों ने भी पोलैंड में लैंडिंग की। माना जा रहा है कि भारी मात्रा में गोला बारूद भेजा जा रहा है। नेटो A400M ब्रिटिश एयर बस का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस के A330 एयर बस का भी इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के कई C-17 ग्लोब मास्टर पोलैंड में लैंड हुए हैं। अमेरिका 747-400 कार्गो विमान का भी इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के कार्गो विमान से एंटी ड्रोन गन और एक्सपर्ट भेजे गए। एक आशंका है कि पुतिन यूरोप से युद्ध करके यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई रोकना चाहते हैं। दूसरी तरफ दावा यह भी है कि पुतिन अब यूएसएसआर वाला ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। पुतिन के इस मिशन को समझने के लिए अतीत में चलते हैं। बात 25 दिसंबर 1991 की। 1991 में क्रिसमस के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और 26 दिसंबर को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के 15 टुकड़े हो चुके थे, जिनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और रूस शामिल थे। करीब 4 दशक तक अमेरिका से शीत युद्ध और हथियारों की होड़ ने सोवियत संघ को टुकड़ों में बांट दिया था। फिर आया 31 दिसंबर 1999 का दिन, जिस दिन बोरिस येल्त्सिन ने अचानक पुतिन के हाथ रूस की कमान सौंप दी थी। यूक्रेन पर हमला भी सोवियत संघ के टुकड़े होने की कसक खत्म करने की शुरुआत मानी जाती है। पुतिन का मकसद एक बार फिर सोवियत संघ को आकार देना है। सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन हो पाएगा? और यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में पुतिन अब उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं जो यूरोप के हर वो रास्ते, यूक्रेन यूरोप के हर वो रास्ते बंद कर सकती है जो रूस के लिए खतरा बढ़ाते हैं। पहले काला सागर के मोर्चे पर यूक्रेन के लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश हुई और अब बाल्टिक सागर के मोर्चे पर यूरोप के लिए रूस सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहा है। ऐसी मुश्किल जो विश्व युद्ध का अलार्म भी साबित हो सकती है। यूक्रेन के मोर्चे पर जारी जंग का विस्तार अब यूरोप के लिए सबसे बड़ा संकट बनने जा रहा है। ऐसा संकट जिसमें न सिर्फ यूक्रेन बल्कि बाल्टिक देश भी यूरोप से पूरी तरह कट जाएंगे और यह संकट साकार होगा विश्व युद्ध की कीमत पर। शुरू युद्ध का विस्तार, अब समंदर में वार। काला सागर में रूसी पोत पर यूक्रेन के हमले ने एक ऐसे युद्ध की नींव रख दी है जिससे अब यूरोप भी अछूता नहीं रह सकता। रूसी पोत पर हमले के बाद पुतिन ने सदर्न कमांड को न सिर्फ एक्टिवेट किया है बल्कि कीव प्रशासन का संपर्क तटवर्ती दक्षिणी हिस्से से काटने का अभियान भी शुरू कर दिया। क्रीमिया का सुरक्षा घेरा मजबूत करने के साथ खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा तक रूसी नौसेना काला सागर से हमला करते हुए आगे बढ़ रही, जिससे तटवर्ती क्षेत्र से कीव प्रशासन का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि जिस यूरोप की मदद से यूक्रेन युद्ध में बना हुआ है उसे भी रूस एक दायरे में सीमित करने का प्लान एक्टिवेट कर चुका है। यूरोप के खिलाफ रण मिशन बाल्टिक नियंत्रण। पुतिन का प्लान यही, बाल्टिक सागर पर नियंत्रण करके यूरोप का संपर्क बाल्टिक देशों से पूरी तरह काट देना, ताकि यूरोप और नाटो की तरफ से बढ़ रहे खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। यानी पुतिन कैलिनिनग्राद को वेस्टर्न कमांड का केंद्र बनाकर लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड की खाड़ी तक नाटो का नियंत्रण खत्म कर देना चाहते हैं।
और ये पुतिन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये करने के लिए यूक्रेन ने ही पुतिन को उकसाया है। लेकिन कैसे, इसे क्रम में समझिए। पहले काला सागर में यूक्रेन ने हमले कर रूस को दहलाने की कोशिश की, तो रूसी सेना ने काला सागर को नियंत्रण में लेने का अभियान शुरू किया और फिर यूक्रेन ने बाल्टिक सागर में मौजूद रूस के अहम पोर्ट प्रिमोर्स्क पर हमला किया, जिसने पुतिन को बाल्टिक सागर में भी नियंत्रण मिशन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल प्रिमोर्स्क पोर्ट से ही रूस बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का निर्यात करता है, जिसे नुकसान पहुंचने के बाद पुतिन यूरोप और यूक्रेन का मकसद समझ गए। मकसद था बाल्टिक सागर रूस के लिए बंद करना, इसीलिए पुतिन ने स्थिति को उलटने का फैसला ले लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन का बाल्टिक सागर को नाटो के संपर्क से दूर करने का मकसद सिर्फ बाल्टिक देशों के लिए खतरा बढ़ाना नहीं है, बल्कि रूस के खतरे का अंत भी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल्टिक सागर यूरोप और नाटो के लिए अहम है और यह समुद्री क्षेत्र नाटो की झील में तब्दील हो चुका है। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि स्थिति द्वितीय युद्ध जैसी बने, उससे पहले ही बाल्टिक सागर को सील कर दिया जाए। यानी पुतिन ने अतीत से सीख लेकर बाल्टिक में कार्रवाई शुरू की। लेकिन सवाल द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पर, वो क्या थी? दरअसल 1941 से 1945 तक बाल्टिक सागर जर्मनी के लिए वर्चुअल झील की तरह था। 1943 में जर्मन नौसेना ने बाल्टिक सागर में ही सबसे सफल सैन्य ऑपरेशन किया था। सोवियत जहाज और पनडुब्बी जर्मनी के समुद्री जाल को पार नहीं कर पाई थी। और अब जब बाल्टिक सागर नाटो की झील बन गया है, तो रूस को यही खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए पुतिन 1943 की बाजी पलटने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका आभास नाटो को भी हो गया। इसीलिए रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट करने के बाद पोलैंड ने नाटो फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पोलैंड ने रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयारी मजबूत करने का आह्वान किया है। यही नहीं, पोलैंड की अपील है कि बाल्टिक सागर की सुरक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी हो गया है। इसीलिए सबसे पहले नाटो की झील को रूस के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए वही जर्मनी सक्रिय हुआ है, जिसका रूस के साथ टकराव का एक इतिहास है। हालांकि शासन व्यवस्था दोनों तरफ बदल चुकी है, लेकिन हालात अब भी टकराव के। इसलिए जर्मन सेना के नेतृत्व में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है और ये क्वाड्रिगा 2025 अभ्यास बाल्टिक सागर में ही हो रहा है, जिसमें जर्मन समेत 14 देशों के सशस्त्र बल शामिल हैं, जो 40 जहाज, 20 विमान और 1800 से ज्यादा व्हीकल्स के साथ अभ्यास में शामिल हुए हैं। जिससे साफ पता चलता है कि सैन्य अभ्यास का मतलब है बाहरी हमले से नाटो की झील और बाल्टिक देशों की सुरक्षा करना। और अगर रूस के साथ इस क्षेत्र में टकराव बढ़ा, तो विश्व यकीनन विध्वंसक संग्राम का सामना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कतर की राजधानी दोहा में 2 दिन से अरब लीग और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक चल रही है। यह बैठक इजरायल के उस हमले के बाद बुलाई गई है जिसमें दोहा में हमास के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें हमास नेता खलील अल हया का बेटा और कतर का एक सुरक्षा अधिकारी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मिस्र ने अरब देशों की एक संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव दिया और कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बड़ा फैसला करने का वक्त आ गया है।
ये नाटो है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना। लेकिन क्या अब अरब देश भी नाटो जैसी संयुक्त सेना बनाने वाले हैं? कतर की राजधानी दोहा में अरब लीग और ओआईसी की एक इमरजेंसी बैठक के दूसरे दिन कतर के प्रधानमंत्री के साथ 22 देशों ने कहा, इजराइल ने सारी हदें पार कर दी, अगर चुप रहे तो कोई देश सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या कतर पर इजरायली हमले ने अरब के दुश्मन देशों को एकजुट कर दिया है? क्या अरब में वो होने वाला है जो अब तक कभी नहीं हुआ? दोहा में लगातार दूसरे दिन अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री बंद कमरे में बैठे जो इजराइल को हरा सके। अगर अरब देशों ने एकजुट होकर नाटो की तरह अपनी संयुक्त सेना बनाने का पक्का इरादा कर लिया है तो मध्य पूर्व को एक नए महायुद्ध के मैदान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये महायुद्ध पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ले जाएगा, क्योंकि इसका सबसे पहला असर होगा कि हर्मुज स्ट्रेट, रेड सी और स्वेज कैनाल के तेल सप्लाई रूट बंद हो जाएंगे और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहुत बुरा असर होगा। इस जंग की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हो सकती है जैसे 1967 में हुई थी। 5 जून 1967 से 10 जून 1967 तक अरब की जमीन पर 6 दिन की जंग हुई थी। एक तरफ था इजराइल और दूसरी तरफ मिस्र, जॉर्डन और सीरिया। तब भी अरब देश संयुक्त सेना बनाकर इजराइल का वजूद मिटाने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन इजराइल के दुश्मन देशों की संयुक्त सेना बन पाती इससे पहले इजराइल ने मिस्र पर पूरी ताकत से हवाई हमला कर दिया। ऐसा हमला जिसमें मिस्र की 90% से ज्यादा वायुसेना जमीन पर ही खत्म हो गई। इजराइल ने सीरिया और जॉर्डनियाई एयरफोर्स के साथ भी ऐसा ही किया और सिर्फ 6 दिनों में तीनों देशों की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब इजराइल ने मिस्र के सिनाई द्वीप और गाजा पट्टी, जॉर्डन से पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। और गाजा में इस समय इजराइल जिस गति से हमले कर रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गाजा के संपूर्ण विनाश से पहले इजरायली सेना अब रुकने वाली नहीं है। और अमेरिकी विदेश मंत्री के इजराइल में रहते बड़ी आक्रामकता से भी सीधा संदेश मिल रहा है कि अब गाजा और वेस्ट बैंक विलय अभियान को ट्रंप की मंजूरी मिल गई। गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजराइल की कार्रवाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गाजा निवासियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, पहला गाजा से पलायन और दूसरा हमलों का सामना। लेकिन ना तो उनके पास दूसरा रास्ता चुनने की क्षमता है, ना ही अब वो ताकत बची, इसीलिए पहला रास्ता ही उन्होंने मुफीद मान लिया। लेकिन अपनी जमीन का मोह उन्हें अब भी पलायन से रोक रहा है, इसीलिए नेतन्याहू ने गाजा के वीरान होने तक विनाश न रोकने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए साक्षात विनाश शुरू हो चुका है, जो इन तस्वीरों में दर्ज है। इजराइल ने गाजा की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, यूमार्क स्ट्रीट की एक बड़ी आवासीय इमारत को नष्ट कर दिया, दक्षिणी हिस्से के तेल अल हवा में महुना टावर को ध्वस्त कर दिया और ड्रोन से 2 शहरों के बीच हलचल वाले क्षेत्र को दहला दिया। इसमें यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का मकसद आतंक फैलाने वाले स्रोत का सफाया था, तो मोहन्ना टावर को ध्वस्त करने का मकसद क्षेत्र को पूरी तरह खाली करवाना था। दावा है कि इमारतों पर किए गए हमलों से पहले इजरायली सेना ने लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी और समय दिया था, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इजरायली सेना की आक्रामकता इतनी क्यों बढ़ी? जवाब है ट्रंप के प्लान के तहत जारी बारूदी एक्शन। प्लान यह है कि यूरोपीय देशों की फिलिस्तीन को मान्यता से पहले मिशन पूरा हो जाए, गाजा पूरी तरह खाली करवाकर रिविएरा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत वेस्ट बैंक का विलय किया जाए। यही वजह है कि प्लान को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे ही इजराइल पहुंचे, वैसे ही मिशन की गति तेज हुई। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक धमाकों की गूंज से आसमान थर्राने लगा। रूबियो के इजराइल में मौजूद रहते गाजा पर भीषण हमले किए गए, गाजा की रिहायशी इमारतों को बारूद से जमींदोज किया गया, लोगों को युद्ध स्तर पर शरणार्थी शिविरों तक पहुंचाया गया
और गाजा शहर को करीब करीब खाली करवा लिया गया। यानी रूबियो के इजराइल में रहते रिहायशी क्षेत्रों को समतल किया गया है, जो बताता है कि गाजा और वेस्ट बैंक अभियान अब अंतिम चरण में है, वो भी बिना किसी बाधा के। लेकिन हमास के हिमायती बाधा न डाले, ऐसा संभव भी नहीं। इसीलिए हूती ने एक कदम उठाया है। हूती ने इजराइल के रेमन हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया है और इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर सायरन बजने शुरू हो गए। यानी इजराइल में हूती के हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया, वो भी तब जब रूबियो इजराइल में मौजूद थे। हालांकि हूती के दावे को इजराइल ने सिरे से नकार दिया। दावा है कि हूती के सभी ड्रोन को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था और सायरन सिर्फ लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाए गए थे। और यही दावा बताता है कि इजरायली सेना ट्रंप के जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, उसका मकसद गाजा खाली होने तक हमले न रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और वेनेजुएला के करीब अमेरिका की तैनाती बढ़ती जा रही है। युद्धपोत और सबमरीन के बाद अब वेनेजुएला के करीब अमेरिका के बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स की तैनाती हो रही है। वेनेजुएला को डर है कि जल्दी ही अमेरिका हमला करेगा। मादुरो ने पूरे देश से मुकाबला करने की अपील की है और अब वेनेजुएला के लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वेनेजुएला के बेहद करीब गश्त लगाते अमेरिकी युद्धपोत। समुद्र के भीतर मौजूद है अमेरिका की ताकतवर पनडुब्बी और लगातार अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती भी वेनेजुएला के करीब हो रही। अमेरिका की इन तैयारियों से आशंका यही है कि कुछ ही दिनों में वेनेजुएला पर बम और मिसाइल की बरसात हो सकती है। खतरे को देखते हुए वेनेजुएला ने अपने पड़ोसी देश और अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखने वालों को धमकी दे दी। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो को चेतावनी दी। इन देशों से अमेरिकी सेना के हमलों का जवाब दिया जाएगा। गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो को इसका अंजाम भुगतना होगा। हमला कब होगा ये साफ नहीं है, लेकिन तैयारी लगातार जारी है। शनिवार को 5 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को प्यूर्टो रिको में उतरते देखा गया। ये सब राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हो रहा है, लेकिन ट्रंप ने युद्ध को लेकर खुलकर जवाब नहीं दिया है। Look, Venezuela is sending us their gang members, their drug dealers and drugs. It's not acceptable. F-35 की तैनाती से ठीक पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अमेरिका के जनरल ने अचानक प्यूर्टो रिको का दौरा किया। वेनेजुएला में भी युद्ध की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति मादुरो ने पूरे देश को ही सैनिक बनाने का फैसला ले लिया है। वेनेजुएला एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने में जुट गया है। मादुरो ने नागरिकों से अपील की है कि वे सिविलियन मिलिशिया में शामिल हों। वेनेजुएला में हजारों लोगों को सैन्य ठिकाने पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वेनेजुएला के लोग भी इसे लेकर तैयार हैं और अमेरिका से युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अमेरिका के सामने वेनेजुएला बेहद कमजोर है। वेनेजुएला के पास अमेरिका से मुकाबले के लिए ना तो मजबूत एयरफोर्स है और ना ही नेवी और घातक युद्धपोत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।